विमला जी जब शादी करके अपने ससुराल आई थी तो आते ही उनके पति रघुवर जी ने उन्हें घर की पूरी जिम्मेदारी उनके हाथ में ही थमा दी थी, क्योंकि उसके ससुराल में ना तो उनकी सास थी और ना ही ननद। ससुर जी थे, बस वो भी अपनी दुकान पर ही ज्यादा रहते थे और रात के समय ही घर आते और सुबह जल्दी निकल जाते। बस इसलिए शुरू से ही विमला जी ने ही पूरा घर संभाला था। शादी के कुछ साल बाद ही ससुर जी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उनके सामने ही विमला जी गर्भवती हो गई थी, परंतु वो अपने पोते सतीश को देख नहीं पाए। विमला जी ने बहुत ही अच्छे से अपने घर और बच्चों को संभाला। बेटा 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर पढ़ने चला गया। उधर विमला जी के पति रघुवर जी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी, तो विमला जी ने घर और दुकान खुद ही संभालना शुरू कर दिया। बेटे की पढ़ाई पूरी हुई तो उसे अपने ही शहर में अच्छी जॉब मिल गई, परंतु रघुवर जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब विमला जी बहुत ही अकेली पड़ गई, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। बेटे की शादी करा दी, बहू घर आ गई। अब विमला जी का भी शरीर काम ही साथ देता था। बुढ़ापे में विमला जी के घुटनों में तकलीफ रहने लगी थी, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पाती थी। घर में उनके अलावा उनका बेटा सतीश, बहू रूपा और एक पोती भी आ गई जिसका नाम था आयशा। सतीश की शादी को 6 साल हो चुके थे। पिछले 5 साल तक विमला जी ही पूरा घर संभालती थी। घर का एक एक सामान वो खुद मंगवाती थी। बहू बेटे भी कभी उनके काम में दखल नहीं देते थे। विमला जी पूरे रौब के साथ घर में रहती थी। सतीश और रूपा पर पूरा कंट्रोल रखती थी। कहाँ जाना है, आज घर में क्या बनेगा, घर में कितना राशन आएगा, साथ ही सतीश की सारी सैलरी का हिसाब भी वे अपने पास ही रखती थी। शुरू में रूपा को इससे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन जब सतीश ने समझाया, माँ की बात का बुरा नहीं माना करो, पापा के टाइम से सारा घर वो ही संभालती आ रही है, अब वो अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहती, तो हम ऐसे ही चलने देते हैं। धीरे धीरे रूपा इसी रंग में रंग गई। अब उसे अपनी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो किचन का काम संभालती, उसमें भी विमला जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थी। कुछ दिन बाद रूपा अपने आप को फ्री मानने लगी। सारी जिम्मेदारी तो माँ जी ही उठा रही है। लेकिन अभी 1 साल पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। 1 महीने तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही। अगला महीना शुरू हुआ तो हर बार की तरह सतीश अपनी सैलरी लेकर माँ के पास गया। विमला जी ने बहू को बुलाकर कहा, अब ये तुम रखो, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, इस घर की भागदौड़ अब तुम संभालो। ये सुनकर रूपा बोली, नहीं माँ जी, सब कुछ आप ही संभालेगी, अब बैठे बैठे बस काम बताती जाइए, हम करते जाएंगे जैसे पहले करते थे। ये सुनकर सतीश को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ साल पहले तो ये घर की भागदौड़ संभालने के लिए उसे झगड़ा कर रही थी, अचानक ऐसा क्या हो गया। विमला जी बोली, लेकिन बहू, कल मुझे कुछ हो गया तब भी तो तुम ही संभालोगी। रूपा ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ही संभाल रही हैं, आप ही संभालोगी। उस दिन से विमला जी का स्वभाव बदल गया। उन्हें बहू के रूप में बेटी नजर आने लगी। पहले वो सारा कुछ अपने हाथ में इसलिए रखना चाहती थी कि कहीं मेरे बेटे बहू मेरे ऊपर जुल्म ना करने लगे, कहीं बेटे आंख न बदल ले, कहीं मुझे घर से निकाल न दे। रूपा पहले की तरह ही माँ जी की पसंद की सब्जी बनाती थी। घर का सामान वो खुद लेने जाती, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सास को देती और बाकी बचे पैसे भी उन्हें दे देती थी। एक दिन रूपा अपने पीर गई थी। सतीश अपने ऑफिस में जा चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए। तब विमला जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, मैंने आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत कर दी है। यह घर तेरे नाम कर दिया है और ये तिजोरी की चाबी, जेवर, रुपए, पैसे सब मैं बहू को देना चाहती हूँ। तभी रूपा बोली, माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, आप ही संभालिए ये सब। विमला जी बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं था, जैसे कि आजकल हो रहा है। बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, मैं उससे डर गई थी, लेकिन अब मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, इसलिए मैं ये सब तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अगले दिन से रूपा सब कुछ संभालने लगी। विमला जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी, लेकिन उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनकी पसंद का खाना उनसे पूछकर बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते थे
तो पहले साड़ी अपनी सास के लिए लेती थी। रूपा को अब तक आदत पड़ चुकी थी कि वो सारा काम माँ जी से पूछकर करे। 2 महीने बाद विमला जी का देहांत हो गया। घर में रोना पीटना मचा था। 13 दिन तक मेमोना का तांता लगा रहा। 13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। 36 अपने ऑफिस चले जाते। रूपा और उसकी बेटी दोनों घर में अकेले रह जाते। लेकिन रूपा को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। वो कुछ भी काम करने से पहले, जहाँ तक कि खाना बनाने से पहले भी माँ जी के कमरे में पहुँच जाती उनसे पूछने। खाली पलंग को देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते। एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। उसने खत पढ़ा तो उसे ही नाम था। उसमें लिखा था, बहू मैं जानती हूँ तू मेरे जाने के बाद भी मेरे कमरे में मुझे पूछने आएगी कि माँ जी क्या बनेगा, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी अब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले। अपने तरीके से अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपनी पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। मेरी बातों से कभी तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तू बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सर पर छत नहीं है। तुझे ही छत बनना पड़ेगा जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहे और बेफिक्र रहे। मुझे पता है ये तू अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ विमला। खत पढ़कर रूपा बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सिर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, जहाँ बारिश, आंधी, तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद रूपा ने उसे सहेज कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वो एक माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती वो उस खत को निकाल कर पढ़ दी और दृढ़ता से डटकर हर मुश्किल का सामना करती। रूपा को हर समय लगता था कि विमला जी अब भी उसके साथ खड़ी है। उसे अब घर की जिम्मेदारी संभालना बहुत अच्छे से आ चुका है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब